नमस्कार, बहस के सबसे बड़े शो दंगल में स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। कुछ दिन पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में एक विवादित नारा लगाया था, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन इसी बयान को प्रधानमंत्री मोदी ने अब एक ऐसा हथियार बना लिया है जिसका इस्तेमाल वो कांग्रेस के खिलाफ ही करने लगे। चुनावी साल में कर्नाटक के दौरे पर प्रधानमंत्री ने फिर से इसका जिक्र करते हुए साफ संकेत दे दिया कि 2024 आम चुनाव तक वो इसे लेकर कांग्रेस पर प्रहार करते रहेंगे। अब सवाल है कि क्या ऐसा करने से बीजेपी को वाकई फायदा होगा। सवाल ये भी है कि कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता बार बार विवादित बयान देकर क्यों अपनी ही फजीहत कराते हैं। वैसे बीजेपी से यह भी पूछा जाना चाहिए कि बार बार प्रधानमंत्री क्यों कब्र वाले बयान का जिक्र करने से नहीं चूकते। क्या दूसरे मुद्दे खत्म हो गए हैं? आज दंगल में बहस इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कर्नाटक में इसी साल चुनाव है और अपने चुनावी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य पर 16,000 करोड़ के सौगातों की बारिश कर दी। मौका कई परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास का था, लेकिन बारी प्रधानमंत्री के उस पलटवार की भी थी जिसका प्लॉट कांग्रेस ने खुद तैयार किया था। बात दिल्ली में कब्र खुदने को लेकर शुरू हुई थी, जिसका जवाब पीएम मोदी ने कर्नाटक के मांड्या में दिया। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं बहनों बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कर्नाटका के तेज विकास के लिए डबल इंजन सरकार जरूरी है। दिल्ली में जब कांग्रेसी नेता पवन खेड़ा को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया था, तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विवादित नारे ने नई बहस छेड़ दी थी। कांग्रेस को भी लग गया था कि अति उत्साही कार्यकर्ताओं का नारा उनके लिए सियासी नतीजों और भविष्य के लिहाज से घातक साबित हो सकता है। और हुआ भी यही। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कांग्रेस पर भारी पड़ा। बीजेपी त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में सत्ता में वापस आई। ऐतिहासिक जीत के भी दिन दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय से मोदी ने कांग्रेस के कब्र वाले बयान पर निशाना लगाया था। जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाहिश कर रहे हैं, जहां मौका पड़ता है कमल खिलता ही जा रहा है, खिलता ही जा रहा है। सवाल है कि क्या कांग्रेस का कब्र वाला बयान उनके ही गले की हड्डी बन गया? क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या कांग्रेस ने बिना मांगे ही पीएम मोदी को हमले के लिए बड़ा हथियार दे दिया है? क्या 2024 चुनाव में बीजेपी और मोदी कब्र वाले बयान पर ही अपने प्रचार की धुरी का निर्माण करेंगे? सवाल ये भी है कि कांग्रेस हर बार या बार बार विवादित और गैर जरूरी बयानबाजी की चूक क्यों करती है? सियासत में इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाती है? कांग्रेस का ये बयान उस आम आदमी पार्टी के लिए भी एक सबक है, जिसके नेता या कार्यकर्ता भी गाहे बगाहे पीएम मोदी के लिए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 2 मार्च को प्रधानमंत्री ने आप पर भी निशाना साधा था। कुछ लोग कट्टर की पहचान में लगे हुए हैं। वो हर काम बेईमानी भी कट्टरता से करते हैं। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा।
कर्नाटक की रैली में पीएम मोदी ने कब्र वाले बयान का शिगुफा छोड़कर ये जता दिया कि 2024 के सबसे बड़े लड़ैया में ये बयान उनके लिए ब्रह्मास्त्र बनने वाला है, क्योंकि जब जब विपक्ष की ओर से मोदी पर निजी हमला हुआ तब तब उसे प्रधानमंत्री ने पलटवार का माध्यम बनाया है, जिसका लाभ सियासी नतीजों के तौर पर सामने भी आया है। सगौय राज, मांड्या, आज तक। तो मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें। खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और डॉक्टर विशाल मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो हमारे साथ होंगे चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन शुरुआत अभय दुबे से करूं, उससे पहले जरा हुगली लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। अपनापन दिया है, एक से बढ़कर एक। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद अभिभूत करने वाले हैं। ये स्नेह आपका मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है, कर्ज है, और इस कर्ज को मैं कर्नाटका की जनता की लगातार सेवा करके उतार चुकाऊंगा। कर्नाटका के प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल हो, यहां के नौजवानों को आगे बढ़ने के, रोजगार के लगातार नए अवसर मिले, यहां की बहन बेटियां और सशक्त हो, इसी दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार कर्नाटका के हर जिले, हर गांव, हर कस्बे के पूर्ण विकास के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। आज धारवाड़ की इस धरा पर विकास की एक नई धारा निकल रही है। विकास की ये धारा हुबली धारवाड़ के साथ ही पूरे कर्नाटका के भविष्य को सींचने का काम करेगी, उसे पुष्पित और पल्लवित करने का काम करेगी। साथियों, सदियों से हमारा धारवाड़, मलेनाडु और बयालूसी में इसके बीच गेटवे टाउन यानी द्वार के रूप में जाना जाता रहा है। अलग अलग क्षेत्रों के यात्रियों के लिए ये नगर एक पड़ाव होता था। इसने हर किसी का दिल खोल करके स्वागत किया और हर किसी से सीखकर खुद को समृद्ध भी किया। इसलिए धारवाड़ केवल एक गेटवे ही नहीं रहा, बल्कि एक कर्नाटका और भारत की जीवंतता का एक प्रतिबिंब बन गया। इसे कर्नाटका की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। धारवाड़ की पहचान साहित्य से रही है, जिसने डॉक्टर D.R. बेंद्रे जैसे साहित्यकार दिए हैं। धारवाड़ की पहचान समृद्ध संगीत से रही है, जिसने पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और बासवराव राजगुरु जैसे संगीतज्ञ दिए हैं। धारवाड़ की धरती ने पंडित कुमार गांधर्व, पंडित मल्लिकार्जुन मानसूर जैसे महान रत्नों को दिया है। और धारवाड़ की पहचान यहां के स्वाद से भी है,
ऐसा कौन होगा जिसने एक बार धारवाड़ पेड़ा का स्वाद लिया हो और फिर उसका मन उसे दोबारा खाने का ना किया हो। लेकिन हमारे साथी प्रहलाद जोशी मेरे स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए उन्होंने आज मुझे पेड़ा तो दिया, लेकिन बंद बॉक्स में दिया। साथियों, आज धारवाड़ में आईआईटी के नए कैंपस की दोहरी खुशी है। यहां हिंदी समझ में आता है इस तरफ। ये कैंपस धारवाड़ की पहचान को और मजबूत करने का काम करेगा। साथियों, यहां आने से पहले मैं अभी मंडिया में था। मंडिया में मुझे बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे कर्नाटका की और देश की जनता को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटका को दुनिया के सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी हब के रूप में और आगे ले जाने का रास्ता तैयार करेगा। अभी कुछ ही दिन पहले बेलगावी में कई विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ था। शिवमोगा में कुवेम्पु एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन भी हुआ था और अब धारवाड़ में आईआईटी का ये नया कैंपस कर्नाटका की विकास यात्रा में नया अध्याय लिख रहा है। एक इंस्टीट्यूट के रूप में यहां की हाई टेक फैसिलिटीज आईआईटी धारवाड़ को वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट के बराबर पहुंचने की प्रेरणा देंगे। साथियों, ये संस्थान भाजपा सरकार की संकल्प से सिद्धि का भी उदाहरण है। 4 साल पहले फरवरी 2019 में मैंने इस आधुनिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया था। बीच में कोरोना काल था, काम करने में अनेक दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खुशी है कि 4 साल के भीतर भीतर आईआईटी धारवाड़ आज एक फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूट के रूप में तैयार हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल इंजन सरकार कैसे काम कर रही है, उन उपलब्धियों को गिनाते हुए जब जनता के बीच पहुंचे हैं। लेकिन एक और चीज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के वो बयान, हर जनसभा हर रैली अब तकरीबन दिख रहा है, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने और उनके कार्यकर्ताओं ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि उनकी कब्र खोदेगी, और इस पर वो कांग्रेस पार्टी घिरती नजर आ रही है। अभय दुबे, चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ ही करना चाह रही हूं। आपको लगता है कि अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे बयानों से? अर्पिता जी, जानती हैं आप, जितने सर्वे रिपोर्ट कर्नाटका की आ रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह परास्त होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि आपके खुद का भी जो सर्वे है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है। कर्नाटक के विकास को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40% कमीशन की कब्र में नीचे गहरा दफना दिया है। बसवराज एक हुबली के ठेकेदार है, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी कोविड के समय मैंने सप्लाई की थी, आज तक पैसा नहीं मिला और 40% कमीशन मांगी जा रही है। मेरे पास घर का किराया देने को नहीं है,
येरी स्वामी। अभय जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने जो सवाल पूछा वो आप तक पहुंचते पहुंचते शायद बदल गया हो? मैं दोहरा दूं क्या एक बार फिर से सवाल? मैं दोहरा रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको क्या हो रहा है वहां का। हाँ। सच सच सुनना चाहिए देश को। इतना प्रसिद्ध आपका शो है। येरा स्वामी 15 लाख रुपए का माल सप्लाई किया था। प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि 40% कमीशन मांग रहे। जानते क्या हुआ? आईपीसी के सेक्शन 406 में सर मैं एक चीज आपको कहना चाहती हूँ, आपने ये सारी चीजें गिनाई अभी भी, और आप ये जनता के सामने भी कांग्रेस पार्टी गिना रही है, हर चुनाव दर चुनाव गिना रही है। यहां पर बैठ के भी आपके प्रवक्ता नेता गिनाते हैं सर, लेकिन जमीनी हकीकत समझिए कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हो रहा है। अगर ये बातें जनता के जहन में बैठती तो कांग्रेस पार्टी इतनी गर्त में नहीं जाके उभरती। मेरा सवाल बयानों पर है सर, मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूं। अभय जी, पूरी चर्चा पड़ी होती है, आराम से जवाब दीजिएगा ना, अपनी पूरी बात रखिएगा, लेकिन मैं जरा ये समझना चाह रही हूं कि ऐसे बयान से क्या आपको लगता है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली जाती है? मैं गिना दूं, मैं थोड़े से बयान गिना देना चाहती हूं। सुबोधकांत सहाय जो कहते हैं हिटलर की मौत मरेगा मोदी, शेख हुसैन कहते हैं कुत्ते की मौत मारने की बात उन्होंने कही, अय्यर ने कहा कातिल हैं, कमलनाथ ने कहा पिता दादा को लेकर जो एक जबरदस्त टिप्पणी की थी, तरुण गोगोई ने हिंदू जिन्ना कहा, दिग्विजय सिंह ने पीएम की तुलना जनरल डायर से कर दी, अधीर रंजन ने मोदी की तुलना गंदी नाली से कर दी, संजय निरुपम ने औरंगजेब का अवतार बताया, प्रियंका गांधी ने दुर्योधन से तुलना कर दी, सलमान खुर्शीद ने बंदर से तुलना कर दी, मनीष तिवारी ने दाऊद इब्राहिम से तुलना कर दी, बेनी प्रसाद वर्मा ने पागल कुत्ता कह दिया, इमरान मसूद ने टुकड़े टुकड़े करने की बात कह दी, सोनिया गांधी जहर की खेती मौत का सौदागर ये बयान देती हैं, रेणुका चौधरी वायरस बताती हैं, और अब ये कब्र खुदेगी वाली बयान। ये सारे बयान आखिरकार क्यों? क्या आप सबक नहीं लेते हैं जो 20 सितंबर 2018 को राहुल गांधी ने कहा हिंदुस्तान का चौकीदार चोर है, और उसके बाद हमने देखा क्या बदला? क्या अपने बयानों से कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारती है सर? आपका कहने का आशय ये कि ये बयान देने से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है अर्पिता जी? अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसके बाद बिहार, दिल्ली, उड़ीसा, पुदुचेरी, तमिलनाडु, भारतीय जनता पार्टी कई चुनाव हारी इन बयानों के बाद। तो क्या इसका अर्थ है कि वहां की जनता ने इन बयानों को स्वीकार लिया? कतई नहीं। एक संतोष पाटिल है जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, युवा वाहिनी का, हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता, उसने मोदी जी को चिट्ठी लिखी और आत्महत्या कर ली कि बसव राज में 40% कमीशन खाई जा रही। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उन्होंने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की। उनका नाम है एचपी संदेश, कर्नाटक के। उन्होंने कहा कि मैं अगर एसीबी के अधिकारी के खिलाफ बात करता हूं तो मुझे हटाने की धमकियां दी जाती। ये परिस्थितियां निर्मित हो गई। प्रधानमंत्री जी, एक किसान 209 किलो प्याज लेकर कर्नाटक में, आप जहां सभा संबोधित कर रहे थे, बेंगलुरु गया, 8 रुपए उसको उसका पारिश्रमिक मिला। आप जानते हैं बद से बदतर स्थिति कर्नाटका के लोगों की कर दी आपने, और आप सिर्फ भावनात्मक बातें करते प्रधानमंत्री। यानी आपका कहना है, एक सेकेंड अभय जी, जो मैं समझ पा रही हूं, इन बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कब्र खुदेगी वाले बयान से भी कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है ना सर? भ्रष्टाचार कर्नाटक में मुद्दा है, 40% कमीशन वो गुल खिलाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि लोकसभा की, आप खुद बताएं, 17 सीटें कम होने वाली बीजेपी की। ठीक है सर, लेकिन ये बयान कोई असर नहीं डालेंगे ना आप? मतलब कांग्रेस पार्टी ये मानती है ऐसे बयानों से कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है ना सर? भाजपा सरकार के काम पर वहां वोट होंगे और कांग्रेस पार्टी के बयान का कोई असर नहीं होगा। सीधी सी बात ना, यही समझ रही हूँ मैं? सही समझ रही हूँ ना सर? अगर परिणाम आ जाएंगे ना अर्पिता जी, तब आप, अगर आपका आधार यही है तो आपको स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है, नहीं सर, मैं तो एक सवाल ही पूछ रही हूँ ना सर। मैं यही समझ रही हूँ कि ऐसे बयानों से कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, जरा मैं बीजेपी का रुख कर लेती हूँ। के शर्मा, आपको लगता है कि उनको तो वो मान रहे नुकसान नहीं है, क्या बीजेपी को लगता है कोई फायदा होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ऐसे मुद्दों को हर चुनावी सभा में बोलते हैं, वो क्या कब्र खोदेगी, वो कह रहे हैं कि जनता साथ है। आपको लगता है ऐसे बयानों से फायदा बीजेपी को होगा? देखिए अर्पिता जी, कितना आश्चर्य का विषय है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जो केवल प्रधान मोदी जी नहीं, और एक देश का प्रधानमंत्री एक संस्था होता है, और उसके प्रति इतने अपशब्द और गालियां बकने के बावजूद कांग्रेस के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी के साथ उसे जो है सही ठहरा रहे हैं। ये यानी आश्चर्य है, क्या स्तर हो चुका है कांग्रेस पार्टी का, इतने निचले स्तर तक गिर चुके हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मर जा मोदी, मर जा मोदी, बोटी बोटी काट देंगे, ये सज जो सपा में भी रह चुके हैं, सपा के भी शिरोमणि हैं ये बयान देने वाले। तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं आप लोग,
और देश के क्या विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता की प्रति कर रहे हैं, और इसके बाद आप उसकी जो है उसको डिफेंड भी करते हैं। तो आश्चर्य है। और भविष्यवाणी गा रहे हैं कर्नाटका की। नहीं, अभी आपने देखा, शर्मा आपने साहब, ठीक कहा, लेकिन ऐसा मोदी जी ने है उसका ना, उल्लेख किया है। लेकिन ऐसा मानिएगा ना कि आपने जो काम किया है उसको गिनाइए ना। प्रधानमंत्री क्यों ऐसे बयानों को बार बार चौकीदार चोर है से लगाकर अब कब्र खुदे तक की बात, क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कि हम नहीं सुनते, हम विकास की तरफ बढ़ते हैं, हम विकास की बात करते हैं, तो कीजिए केवल विकास की बात। ये मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं हर चुनावी सभा में फिर? अर्पिता जी, अभी आपने जो है 3-4 मिनट का माननीय प्रधानमंत्री जी की क्लिपिंग दिखाई, जैसे ही डिबेट चालू हुआ। क्या बताया माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें? कि शिमोगा में हमने नया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। धारवाड़ में आज जो है IIT सेंटर जो है दे रहे हैं। आज जो 4 साल पहले जिसका हमने उद्घाटन शुरुआत किया था, आज उसका उद्घाटन कर रहे हैं। उसको 4 साल के अंदर बना के हमने जो वहां के विद्यार्थियों के लिए दिया। आज वहां पर 119 किलोमीटर लंबा लगभग 8,000 करोड़ रुपए का बेंगलुरु टू मैसूर 10 लेन 10 लाइन हाईवे, नेशनल हाईवे बना के आज उनकी जनता को दिया। आज वहां 92 किलोमीटर मैसूर से कुशलगढ़ जो है 4 लाइन सड़क का उद्घाटन किया। ये क्या ये डेवलपमेंट के काम नहीं है? इसकी चर्चा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी जब आपने क्लिपिंग दिखाई तो क्या उसमें आया? लेकिन उसके बीच में, अपने भाषण के बीच में उस जनता को यह तो बताएंगे कि मैं आपके लिए यह काम कर रहा हूं, मैं गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहा हूं, मैं गरीबों के लिए शौचालय बना रहा हूं, मैं गरीबों के लिए नल योजना, नल से जल तक, घर तक जो है नल से जल पहुंचा रहा हूं। और मेरे लिए क्या कहा जा रहा है कि मर जा मोदी, मर जा मोदी, तेरी कब्र खुदेगी मोदी। यानी आज विपक्ष जो है मुद्दों की राजनीति नहीं कर पा रहा है तो गालियां बक रहा है। वो इस तरह से हमें कोस रहा है। क्या हम इसको देश की जनता को ना बताएं? कैसे बताएं जाके? हमें ये तो कहना ही पड़ेगा ना। तो इन्हें तो कहीं एक्सपोज करना पड़ेगा हमें। ठीक है जी, बताना भी पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसका फायदा होता है क्या सर बीजेपी को? आप लोग भी तो अंदर बहुत एनालाइज करते हैं चीजों को, बड़ी मतलब राजनीति में सर कोई भी चीज सिर्फ कहने के लिए कह दी जाए ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैं एक लाइन कह के खत्म करता हूं। निश्चित तौर से जो लोग आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की देश में 75% लगभग आपके ही रिपोर्ट्स हैं, हमारे नहीं है, उनकी लोकप्रियता है। आज विश्व में उनकी सबसे ज्यादा लोकप्रियता है। और आप ऐसे नेता को जब अपशब्द बोलेंगे, गाली बकेंगे, तो जनता को अंदर दर्द होता है, उसकी मरने की कामना करेंगे, मरने का प्रकार बताएंगे। ठीक है, और अभी इन्होंने कहा मैं कि ये तो कर्नाटक की भविष्यवाणी कर रहे हैं। अर्पिता जी, मैं केवल एक लाइन कहता हूं, अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं। ये तीनों राज्यों में कांग्रेस हुआ करती थी, जनता ने सफाया कर दिया, 0 पर खड़ी है। कहीं कांग्रेस एक राज्य में भी नहीं है, ना मेघालय, ना नागालैंड, ना त्रिपुरा। ठीक है, 0 सीट पर खड़ी है नागालैंड में। इसके बावजूद सबक नहीं आता आप लोग को। ठीक है, अभी जी जल्दी से 10 सेकंड में फिर मैं अनुराग भदौरिया और विशाल मिश्रा। ठीक है के शर्मा जी, ठीक है, अब है दुबे। देखिए, पढ़ लिख कर आना चाहिए। तीनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं थी। दूसरी बड़ी बात, फिर प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि किसान भाइयों, मैंने आमदनी 2 गुना हुआ ही करती थी, 2 गुना का वादा किया था, 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। प्रधानमंत्री जी कहेंगे बहनों भाइयों 400 रुपए का। अबे दुबे जी, मैं आपको इसलिए सर रुकिए ना एक सेकंड सर, एक सेकंड। अबे दुबे जी, एक बहुत बेसिक सा सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर, एक प्रवक्ता के तौर पर जरा बताइए। अबे दुबे जी, एक बात बताइए ना, आप लोग तो हर बार ये गलतियां गिनाते रहे कि बीजेपी गलत कर रही है, बीजेपी सरकार ने विकास नहीं दिया, बेरोजगारी बढ़ा, महंगाई हुआ, लेकिन बावजूद इसके सर परफॉर्मेंस तो बीजेपी अच्छा कर रही है। कांग्रेस पार्टी का वो परफॉर्मेंस नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि कमियां हैं उनमें, वो कमियां जनता नहीं स्वीकार कर रही है। सर ये तो आप लोग स्वीकार करेंगे ना सर? और कांग्रेस पार्टी क्या कोई ऐसा एनालाइज नहीं करती है, या सिर्फ कहने मात्र से कि लीजिए भाई देखिए बदलाव होगा? सोचा है आपने कब होगा बदलाव? अर्पिता जी, महाराष्ट्र में कस्बा पेट सीट कांग्रेस उपचुनाव 25 साल महाराज, ये 3 स्टेट जहां पर आप ये कह रहे हैं ये हमारी नहीं थी, चलिए मान लिया नहीं थी, लेकिन कभी तो थी सर। यहां वापस नहीं आए, आप स्टेट चले जाते हैं लेकिन आप उपचुनाव पर बैठे हुए हैं।
मेरा भी जवाब आप ही दे देना चाहती हैं क्या? मुझे सुन तो सर मैं लीजिए 10 सवाल सेकंड। जी सर मैं सवाल पूछ रही हूँ ना, आप उपचुनाव मत गिनाइए ना सर। हाथ में जब इतनी बड़ी चीजें सामने से चली जाए और आप सिर्फ एक उपचुनाव की बात करें तो सर जायज नहीं लगता। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब सब कांग्रेस पार्टी इन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही जीती भी थे। बिहार भी हम लोग जीते हैं। इनके पास हथियाई हुई सत्ता है। मुझे बता दीजिए, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे बड़े प्रांत को छोड़ दीजिए, क्या किया महाराष्ट्र में, क्या किया कर्नाटक में, क्या किया मध्य प्रदेश में? अब मैं पूछना चाहता हूं विनम्रता पूर्वक, जिस मैसूर बेंगलोर हाईवे का उद्घाटन की बात कर रहे हैं, आधा अधूरा हाईवे, ये आज तक की रिपोर्ट कह रही है कि एम्स में 19 नए एम्स में आधे से ज्यादा पद खाली पड़े, 36% स्टाफ नहीं है। यही हाल IIT का है। तो ये सिर्फ उद्घाटन की राजनीति कर रहे हैं, वास्तविकता का धरातल नहीं है। प्रधानमंत्री जी को क्या ये कहेंगे कि 1,002 करोड़ रुपए मैंने मेरे उद्योगपति भाई को रोज कमाने का जिम्मा ले लिया किसानों की अपेक्षा? ये तो भाषण में कह नहीं सकते वो। इसलिए यही कहना पड़ेगा कि खुद पर वो विक्टिम कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेलती है। मैं सहमत नहीं हूं, हमारे भी प्रधानमंत्री जी, उनके प्रति कोई असंवेदनशील बात नहीं की जानी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता। चुनाव का मुद्दा कर्नाटक के किसानों के, चुनाव का मुद्दा कर्नाटक में 40% के कमीशन का भीषणतम भ्रष्टाचार विक्टिम कार्ड खेलने का मौका तो कांग्रेस पार्टी दे देती है, बात तो यही है ना। आ रही हूँ के शर्मा जी, जरा मैं अनुराग भदौरिया को भी चर्चा में शामिल कर लूं, विशाल मिश्रा जी को भी। अनुराग भदौरिया जी देखिए, मजेदार बात, देखिए आपने बयान की बात की तो मैं आज बयान पे बात कर लेता हूँ। कोनार्ड संगमा जब चुनाव लड़ रहे थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता क्या कहते थे मंच पे जाके, ये जो भ्रष्टाचार है क्या इनकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, क्या ऐसे लोगों को जेल के पीछे नहीं जाना चाहिए? आज उन्हीं को आप चीफ मिनिस्टर बना रहे हो जिनके खिलाफ आप जिनको जेल भेजने की बात कर रहे थे, उनको तो आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। यही सुमेंदु अधिकारी जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, पैसा लेते हुए पकड़े जा रहे थे, तब आपके नेता क्या कह रहे थे वहां चिल्ला चिल्ला के, क्या कैमरे के सामने पैसा लेते पकड़े जा रहे हैं? हाई कोर्ट ने कहा था कि इस पे इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी बैठाई थी, और जब आपके साथ आ गए तो बयान कहां चला गया जो आप मांग रहे थे कि नहीं इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जेल में जाने चाहिए ऐसे लोग? फिर बाद में आपने उनके साथ हाथ मिला लिया, फिर वो आपकी पार्टी में आ गए, फिर आपने कौन सा जल उनके ऊपर डाल दिया कि पाक साफ हो गए, इंक्वायरी बंद हो गई। बयान कहां चले गए? वो बयान कहां चले गए जो बयान आप देते थे? जरा ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके के बयान देती है, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके के बयान देती है, सवाल तो सुनिए ना, बयान की बात हो जाएगी, सवाल सुन लूंगा मैं, बयान तो सवाल सुनेंगे आप, एक और बयान रह गया, सवाल सुनिए। सर दिक्कत बाद में बता लीजिएगा, सवाल पहले सुन लीजिए। सर मैं एक छोटी सी चीज ये जानना चाह रही हूँ कि जो बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, आप बड़ी चीज जानिए, छोटी चीज के चक्कर में कहां पड़े? बड़ी चीज हम बता रहे हैं, भदौरिया पूछ रही है। बहुत सीधा सवाल मैं पूछ रही हूँ, मत चर्चा को इस तरफ ले जाइए, नहीं फिर दिक्कत आपको ही होगी महाराज, दिक्कत होगी सर, फिर मत कीजिए। मैं सिंपल, मैं सीधा सा सवाल ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी, सर मैं नहीं पूछूंगी सवाल अनुराग भदौरिया, अगर आपको ऐसा ही करना है तो सवाल का जवाब नहीं देना है तो आप उसके लिए आजाद हैं सर, आप आजाद हैं उसके लिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है, मत दीजिए जवाब। मेरा काम सवाल पूछना है, मैं पूछूंगी। आपको अगर आप कुछ सोच कर निर्धारित माइंडसेट के साथ आए तो उसके लिए महाराज मैं कुछ कर नहीं सकती। अगर आप चाहते हैं तो मैं सवाल पूछूं या फिर मैं विशाल मिश्रा के पास जाऊं, तय कर लीजिए। अनुराग भदौरिया, आपको सवाल पूछना ही नहीं है क्योंकि आपका सवाल नहीं है, सवाल आपका होता तो पूछ लिया होता आपने अब तक। इतना समय कोई लगाता है कि सवाल पूछने में? आप पूछिए। पूछूं? मुझे ये बताइए कि जो ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए हैं, बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश जो करती दिख रही है, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा, या गलत बयान दे रहे हैं, या ऐसे बयान नहीं कांग्रेस पार्टी को देने चाहिए, और बीजेपी इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी को फायदा दिख रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी को फायदा कैसे हो सकता है जब भारतीय जनता पार्टी देश की जो मूल समस्या उस पर तो बात नहीं करना चाहती। मूल समस्या क्या है? देश की महंगाई पर। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अब आप उसमें यस नो में सवाल मत पूछिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने क्या सपना दिया था यहाँ पे सरकार में आने के लिए, इस पे इस पे चुनाव नहीं लड़े थे कि दूसरी पार्टी उनको क्या कहती है। वो चुनाव किस पे लड़े थे? क्या हम आएंगे तो किसानों की इनकम दुगनी हो जाएगी, हम आएंगे 2 का रोजगार होगा, हम आएंगे अर्थव्यवस्था देश की मजबूत होगी, किसान पैरों पे खड़ा होगा, हर घर में संपन्नता होगी, महंगाई एकदम कम हो जाएगी, डीजल पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। ये बोल के आए थे ना, ये बोल के तो नहीं आए थे हम जब आएंगे तो आपको लाइन में लगा देंगे, 4 किलो चावल 5 किलो आटा मिलेगा आपको पैरों पे खड़ा नहीं करेंगे, आपको लाइन में लगाएंगे। आपके बच्चों की फीस कहां से आएगी? फिर बच्चों की फीस कौन देगा? अभी फिर मैं कुछ कह दूंगी तो आपको बुरा लगेगा। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में ये मुद्दे नहीं उठाए थे कि नहीं उठाए थे महाराज? बिल्कुल। कहां गए आप?
तो अरे तो भैया आपको क्या लगता है सत्ता बनाना जरूरी चीज? 70 साल तो कांग्रेस भी यहाँ सत्ता में रही है, तो क्या इसका मतलब कांग्रेस बहुत अच्छी थी? तो उनकी कमी के बाद ही वो सत्ता से हटे ना। आप इतनी लाइन से कमी अगर गिना रहे हैं तो जनता जवाब देगी कि सारे मुद्दे आप ऐसे बता रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी सत्ता में आ रही है, स्वीकार करना पड़ेगा उसको, बचा नहीं जा सकता। सर सत्य सामने खड़ा है, आप कह रहे हैं ये सत्य नहीं है। चलिए सुन लीजिए स्ट्रैटेजी बदलिए। आप लोगों को दिक्कत ये है कि अपने गिरेबान में झांकना ही नहीं है। हम में कहाँ कमी रह गई है एज अ विपक्ष, आप नहीं समझेंगे। ठीक है विशाल मिश्रा, विशाल मिश्रा, ठीक है विशाल मिश्रा, जरा मुझे ये बताइए कि आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जरा ये बताइए कि आपको लगता है कि इस तरीके के बयान कांग्रेस पार्टी को फिर से मंथन करने चाहिए, क्योंकि लगातार फहरिस्त है, मैंने गिनाई कि कितने बयान कांग्रेस पार्टी के आते रहे हैं। क्या ये बयान नुकसान देते हैं, और अगर देते हैं तो कांग्रेस पार्टी क्या इसको समझ नहीं पा रही है, और बीजेपी को क्या इससे कोई फायदा होता है या हो रहा है, आगे होगा? अर्पिता जी, अभी आपकी स्क्रीन पे ही चल रहा है कि किस प्रकार से क्या क्या बयान दिए गए, और आपने अभी बोलकर भी बताया था कि किस किस प्रकार के अलंकारों का उपयोग किया गया था। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके पैनल पर बैठे हुए जो भी इस प्रकार के बयान देते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार के बयान देकर आप आने वाली पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बहुत विनम्रता से बात कर रहा हूं, मुझे आप जरा समय दीजिएगा, बहुत संवेदनशील विषय है ये। बात इसकी नहीं, आप तो अपनी राजनीति कर लेंगे, लेकिन मान्यवर क्या राजनीति इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके किया जाएगा? मैं बहुत ही विनम्रता से पूछना चाहता हूं मान्यवर, व्हाट आर यू ट्राइंग टू गिव योर नेक्स्ट जनरेशन? आप अपने आप को राजनेता कहते हैं, आप एक मंच पर खड़े होते हैं और मंच पर खड़े होकर इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं। बीजेपी के बारे में कह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं अच्छा बीजेपी के बारे में कह रहे हैं ना, सही बात है, सही कह रहे हैं। अरे मैं बोला नहीं, भूल जाते हैं मान्यवर, अनुराग भदौरिया लड़के हैं, लड़कों में जल्दियां हो जाती है। हाँ, भूल गए ना, बात कर रहे हैं आप, किन नेताओं की बात कर रहे हैं, किन नेताओं की बात कर रहे हैं? वो नेताओं जिन्होंने देश को वादा किया था हम आएंगे तो यहाँ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, किन नेताओं की बात कर रहे हैं? ठीक है अनुराग भदौरिया अपने टर्न पर बोलिएगा। ठीक है अनुराग भदौरिया, आवाज कम करनी पड़ेगी सर, अच्छा नहीं लगेगा ना, उनको बात तो रखने दीजिए। आप बहुत बड़े किसानों की हितैषी बनते हैं। मैं आपसे अनुराग भदौरिया, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, फिर मुझे आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, मत कीजिए। आप एक सेकंड रुकिए, अपनी बारी में बोलिएगा। विशाल मिश्रा, ठीक है उनको बोलने दीजिए महाराज, रुकिए। अनुराग भदौरिया, महाराज के कैबिनेट की पहली मीटिंग में 36 लेकिन विशाल मिश्रा जी, सवाल तो देखिए बार बार ये वाजिब है, यहाँ सिर्फ एक दल की बात नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, बीजेपी के भी कई नेता ऐसे बयान देते हैं, और कांग्रेस के पार्टी के पास भी एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो सोनिया गांधी को लेकर और प्रियंका गांधी को लेकर तमाम बयान बीजेपी ने भी दिया है, तो निंदा तो दोनों ही दलों की होनी चाहिए। अर्पिता जी देखिए, आप एक विशेष व्यक्ति, विशेष पार्टी से आपका मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के विश्वमन कहां से आते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो लोग जिनको 3 करोड़ से अधिक लोगों को पीएम आवास योजना मिली, 4 करोड़ से अधिक जिन लोगों को आयुष्मान योजना मिली, 6 करोड़ से अधिक जिन घरों में पानी गया, शौचालय बने, जिन लोगों को राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, उन 130 करोड़ माताएं बहनें सबका आशीर्वाद सुरक्षा कवच के रूप में बनकर खड़ा हुआ है। किस प्रकार के बयान दिए जाते हैं? डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, किस प्रकार के बयान दिए जाते हैं आप मुझे बताइए। तब डेमोक्रेसी डेंजर में नहीं आती है जब इमरजेंसी लगाई जाती है, तब डेमोक्रेसी डेंजर में नहीं आती है जब आप न्यायालय का निर्णय बदल देते हैं, तब डेमोक्रेसी डेंजर में नहीं आती है जब बयान देने वालों के लिए 11-11 साल लोगों को जेल में रखे जाते हैं। तब आपको डेमोक्रेसी क्यों? क्योंकि तब आप ही का सिस्टम है और आप ही डेमोक्रेसी को जो है नकारने वाले थे। तो ये जो बयान है लगातार, इससे आप कौन सी इमेज? आज G20 जब दुनिया भारत का लोहा मान रही है, आज जब नया भारत अपनी आकांक्षाओं के साथ साथ अपनी प्राचीन पहचान को बनाए रखते हुए विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है, तो आप विदेशों में जाकर कौन सी मानसिकता से भारत की इमेज को धूमिल करना चाहते हैं? आप मुझे बताइए। मेरा ये सवाल है इन लोगों से कि कौन सी मानसिकता से आप धूमिल करना चाहते हैं? आज क्या सच नहीं है कि भारत G20 का ठीक है विशाल मिश्रा जी, अभय दुबे का मैं जरूर करना चाहती हूँ। ये देखिए ये भारत अपने ये देखिए ये बयान जो है वो फिर बीजेपी की तरफ से भी ऐसे कई बयान आते हैं, कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे बयान आते हैं, तो दोनों ही बयानों पर देखिए चर्चा होनी चाहिए, और मुझे लगता है राजनीति करने के लिए इन शब्दों का किसी भी दल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभय दुबे जरा मैं अब इससे इतर, क्योंकि कर्नाटक पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकायदा रैली और रोड शो कर रहे हैं, मैं एक चीज जरा आपसे समझना चाह रही हूँ,
किस तरीके की रणनीति कांग्रेस पार्टी की आने वाले चुनावों, जहां राज्यों में चाहे लोकसभा चुनाव है, किस तरीके की रणनीति है? क्योंकि 5 मार्च 2023 को खड़गे साहब जाते हैं, 16 जनवरी 2023 को प्रियंका गांधी जाती हैं, 8 जनवरी 2023 को खड़गे साहब एक बार फिर पिछली बार गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6वीं बार पहुंचे। एक तुलनात्मक ढंग से भी देखिए आपकी तैयारी क्या है। एक अकेला शख्स 6 बार पहुंचता है कर्नाटक, आपकी पार्टी के 3 अलग अलग चेहरे वहां पहुंचते हैं। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे, सबको साथ लाने की बात कर रहे थे, एक अलग इमेज उन्होंने बनाई, वो नहीं पहुंचते हैं, गुजरात नहीं पहुंचते हैं, यहां नहीं पहुंचते हैं। क्या स्ट्रेटेजी है? और चेहरा एक बार फिर से जरा अगर आप बता पाए, कौन है चेहरा भाई? देखिए, चेहरा तो वही करोड़ों किसान होंगे जो झूठे वादे से ठग लिए गए, वो महिला होगी जो महंगाई की आग में झोंक दी गई, वो 12 करोड़ युवा होंगे जो जिनको रोजगार के अवसर छीन लिए गए, 84% लोगों की आमदनी कम हो गई, वो चेहरा होंगे। भारतीय जनता पार्टी को भय अब ये सता रहा है कि वो चाहे राजस्थान का उपचुनाव हो जो 25,000 वोटों से अभी फरवरी के महीने में, पिछले 3 महीने में हारे, छत्तीसगढ़ 21,000 वोट से हार गए, 4 MLC के चुनाव फरवरी के महीने में से 5 में से 4 महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, वो भय सता रहा है। उपचुनाव कोल्हापुर का हारे, कस्बापेट का उपचुनाव हार गए, तो इन प्रांतों में जब ये उपचुनाव हार रही भारतीय जनता पार्टी तो भय सता रहा है। अभी मेरे साथी मित्र कह रहे थे आने वाली पीढ़ियों को क्या शिक्षा देंगे, भारतीय जनता पार्टी ने क्या शिक्षा दी जानते हैं आप? विश्व का सबसे बड़ा वेश्यालय चलाने वाला आदमी जो बर्नार्ड मराक था, जो मेघालय का जिक्र इन्होंने किया ना, उत्तर प्रदेश से पकड़ाया था, मासूम बच्चियां मेघालय से उसके रिसोर्ट से पकड़ाई, नशीले पदार्थ उसके यहाँ से पकड़ाए, उस पकड़ाने के बावजूद उसको मेघालय में मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर उतारा। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। 8 करोड़ रुपए नगद विधायक के घर से अभी पकड़ाए कर्नाटक में, 8 करोड़ रुपए उसके और उसके बच्चे के पास से। याद रखिएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देगी। नैतिकता से इनका कोई सरोकार ही नहीं। वो कश्मीर में चले जाइए आप, तो कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी तालिब हुसैन जैसे आतंकवादी को अपने मंच पर खड़ा करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तारिक अहमद मीर जो घोषित आतंकवादी पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता है, उसको विधानसभा में टिकट दिया। सैफुल्लाह फारूक जो पंडितों की हत्यारा था, 10 साल जेल से छूट कर आया, उसको इन्होंने वार्ड नंबर 33 से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। नैतिकता से इनका सरोकार ही नहीं। जितने काम ये गिना रहे हैं, 3.5 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने गैस के सिलेंडर फिर रख दिए क्योंकि 1000 रुपए के पार इन्होंने गैस को पहुंचा दिया। ये कहते हैं कि हम लोगों ने मुद्रा के लोन दिए। अरे 32 करोड़ में से 27 शिशु कैटेगरी के, उसमें से ज्यादा भी नहीं। आपकी कोई स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी की है या अभी बनी नहीं है या बताना नहीं चाह रहे? मैं स्ट्रेटेजी जरा समझना चाह रही थी। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में चुनाव जीत रही है। सारे सर्वे करें, भयानक एंटी इनकम्बेंसी है मोदी सरकार के खिलाफ भी और राज्य में इनके कर्नाटक की सरकार के खिलाफ भी। अब मैंने कहा कि उपचुनाव लिटमस टेस्ट थे, हाल ही में हुए, तो इस बात का ये क्यों ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी बात से कर रहे हैं क्योंकि इनको डर। ठीक है, आप एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है महाराष्ट्र में, जानती है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने। के शर्मा जी, आप जबरदस्ती खुश हो रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली, क्या हो गया? गुजरात में दोबारा सरकार बना ली, क्या कर लिया? सर वो उपचुनाव जीते हैं, आप हल्के में ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। हिमाचल प्रदेश में हारे प्रधानमंत्री, यही तो मुझे हंसी आ रही है। इनको एक आंकड़ा बता दूंगा, अर्पिता जी, एक आंकड़ा बता दूंगा तो शायद इनको समझ आ जाएगा। अब तक जो है 2019 से लेके लगभग 148 उपचुनाव हुए हैं। ठीक है अभय जी, ठीक है। 2019 से लेके अभी तक लगभग मंत्री मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े थे आप, जहां पर हारे हैं। बीच में चिल्लाने की आदत पड़ी हुई है। ठीक है, शांत रखो ना भैया, थोड़ा सा बता देता हूँ, ज्ञान बढ़ा लो, जी के अपना जनरल नॉलेज बढ़ा लो। अभय दुबे जी, राजनीतिक जनरल नॉलेज बढ़ा लो। सुनो, मैं अभी आपको ज्ञान देता हूँ। आपको पता है मैं आपको क्या बताने वाला। प्रांतों में एक भी थोड़ा बंद कराइए। आप जानती है जब ये प्रचंड बहुमत से थोड़ा डाउन कराइए। ठीक है अभय दुबे जी, ठीक है अभय दुबे जी, आप बोल रहे थे तो के शर्मा नहीं बोल रहे थे ना। सही, तो जो परंपरा अभी तक चल रही है वो चलने दीजिए, नहीं तो फिर आप बोलेंगे तो वो बोलने नहीं देंगे। रुक जाइए जरा अभय दुबे जी, रुकिए। हाँ, के शर्मा जी रखने दीजिए, इतना अहंकार दिखा रहे हैं। 11 राज्यों में एक भी सांसद। देखिए, मैं इनका थोड़ा जनरल नॉलेज बढ़ा देता हूँ।
थोड़ा जनरल नॉलेज जनरल इनका नॉलेज बढ़ा बढ़ाइए। देता हूं। ठीक है, अभी कितना रोजगार दिया, इन्होंने बढ़ाइए अभी जनरल तक नॉलेज। पिताजी कितना रोजगार दिया आपने? 2019 से महंगाई कितनी कम की है? अब सब बोलेंगे, महंगाई मतलब अब तो दर रेस क्या लग गई है। जो है, ठीक है, अभी दुबे जी नहीं, की आवाज और महंगाई दर राजीव क्या रुकिए, जरा एक सेकंड, चालू हो गई। बेरोजगारी दर क्या जरा बता दीजिए। के.के. बढ़ा शर्मा दीजिए जी। नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है। बढ़ाइए नॉलेज। अनुराग नहीं, भदौरिया। नॉलेज बढ़ाइए। क्या मैंने नहीं, महंगाई दर क्या है, नॉलेज बढ़ाइए, बढ़ाइए नॉलेज देश का, बढ़ाइए बेरोजगारी दर क्या है, बढ़ाइए देश का नॉलेज, जिसको जनता को जरूरत है, बढ़ाइए देश का नॉलेज। किसानों की इनकम कितनी बढ़ा दी आपने, बढ़ाइए नॉलेज, बढ़ाइए। मैं जानना चाहता हूँ ठीक है। शिक्षा में आपने क्या काम किया, बढ़ाइए नॉलेज। ठीक है, ये 4 सवाल हो गए ना अभी दुबे जी, ठीक है, अब जरा सुन ले, गैस सिलेंडर कितना केवल सस्ता सवाल किया, पूछिए। बढ़ाइए ठीक है, knowledge। आपने पूछ लिया ना, डीजल रुक आपने जाइए, कितना सस्ता सुनेंगे किया, जवाब कि बढ़ाइए नहीं। knowledge। किसानों की इक्विपमेंट खरीदने के लिए कितना सस्ता किया अरे आपने, क्या रुकिए, सब्सिडी दी अनुराग है, भदौरिया। बढ़ाइए नॉलेज। नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं लेकिन ठीक है। जनता की बात नहीं करेंगे। कौन सा हाँ। नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं? ठीक है, चुनाव का। के.के. शर्मा चुनाव जी, का नॉलेज किसी को नहीं चाहिए। बढ़ाइए जरा, नॉलेज वो चाहिए जो जनता सवाल की उठा रहे समस्या हैं का उसमें समाधान कह रहे हैं का। नॉलेज नौकरी बढ़ाइए करना उनकी। चाहते ठीक है, एक हैं। सेकेंड, आप ठीक है अनुराग चुनाव भदौरिया, की आपके लूटे सवाल, नॉलेज बढ़ाना एक चाहते सेकेंड हैं। लेकिन अनुराग जनता की भदौरिया। समस्या के समाधान का नॉलेज नहीं बढ़ाना चाहते आप। वाह महाराज, जनता से पूरा कोई मतलब लेना जब नहीं है। तक अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं, तब कमाल तक है भाई। बोलते हम रहिएगा। नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। सर हो गया। जनता आपका चुनाव जीतने के सुनने के लिए नहीं बैठी है। अर्पिता जी, मुझे जनता अनुराग बोलने का भदौरिया अवसर की आवाज देंगे सुन जनता कीजिए। की। सर अर्पिता मजबूरी जी में मुझे बोलने ये का करना अवसर पड़ता है, अच्छा थोड़ी लगता है। समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठे हैं आप लोग, प्रवक्ता के तौर पर बड़े बड़े पार्टियों के, और आपको समझ में नहीं आ रहा, लगातार बोले जा रहे हैं। आपने पूछ लिया सर अपना सवाल, पूछ लिया, मैंने सुन लिया, के.के. शर्मा को रोक कर उन्होंने भी सुन लिया सवाल। अब जवाब भी तो ले लीजिए कि सवाल ही पूछते रहिएगा पूरे शो में। रुक जाइए के.के. शर्मा। अर्पिता जी, बस मैं इतना बता दूं कि 2019 से लेके अभी तक लगभग 148 उपचुनाव हुए, उसमें हम 130 से ज्यादा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। हो गया जवाब। इनको एक तो गणित ये समझना चाहिए। दूसरा मैं इतना बता दूं, पिछले 2022 में 7 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। जनता का क्या अभी भला 3 है राज्यों बताओ। का मैंने इनको बता दिया। रुपया तो और पता आपके हो गया। ज्ञान के लिए अभय जी बता दूं और कि किन 2019 हो में गया। 18 राज्य ऐसे थे जनता का भला क्या जहां किया है आपके बताओ। 0 सीट है। 18 राज्यों में सीट पे आपके चले 0 गए। सीट है, 7 राज्यों में 1 सीट है, कुल 36 राज्यों में 26 राज्यों में आपके पास 1 सीट। इसलिए आपकी स्थिति ये बनी हुई है। अर्पिता जी, ये बहुत बड़ा चोट लगने वाला आंकड़ा है, इसलिए शायद इनको समझ नहीं आ रहा है, इनको समझ नहीं पड़ रहा है। अब मैं एक बात और बता दूं। अभी आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न किया था विश्वसनीयता की। आपने कहा आप लोग बार बार ये इशू उठाते हैं लेकिन जनता आपकी बात नहीं मानती। सही बात है, जनता इसलिए नहीं सुनती है क्योंकि इनका जो नेतृत्व है वो झूठा है, विश्वसनीय नहीं, उसका विश्वास ही नहीं है जनता के बीच में। और ये विश्वसनीयता के कारण सुखराम याद है। क्योंकि उसकी पार्टी के अंदर भी विश्वसनीयता नहीं बची, पार्टी के नेता के.के. शर्मा जी, जरा अनुराग भदौरिया जो कह रहे थे, जब आप ज्ञानवर्धन कर ही रहे हैं तो पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर भी ज्ञानवर्धन चाहेंगे ना। अर्पिता जी, सिर्फ अगर अच्छे के लिए आप लोग पीठ थपथपाएंगे तो बुरे के लिए भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और लेनी पड़ेगी सर। हाँ, एक लाइन बोलना चाहता हूँ, ज्ञानवर्धन नहीं करेंगे। ठीक है, एक आप लाइन भदौरिया कहना जी। चाहता हूँ बात, इसके बाद आप बुलवा लीजिए विकास इनको। भदौरिया जी, क्या मैं भदौरिया जी बोलने में एक लाइन बोल दूंगा, बस एक लाइन में। अब बोलिए बोलिए बस मैं बोलिए। इतना बताना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान दे रहे हैं कि ये अच्छा। मुद्दे सच्चाई ये है कि टीवी में आप आके चिल्लाते और जमीन पर आप रामचरितमानस को फाड़ना, रामचरितमानस को आग लगाना, जहर बोना, ये नीचे आप काम करते हैं। तो जनता आपकी सच्चाई जानती है। आपको ना महंगाई से लेना देना, ना बेरोजगारी से लेना देना, आपको जाति जहर बनना है। और यही देखो, एक प्रदर्शन बताओ मुझे, एक प्रदर्शन बताओ आपने किया हो, एक प्रदर्शन मुझे बताओ मैं आप सभी को महंगाई से किया हो। मैं सामाजिक न्याय चिल्ली मचवा रही है आप अनुराग भदौरिया। एक केवल सेकंड रुक जाइए। रामचरितमानस फाड़ो और आग के.के. लगाओ, शर्मा, यही काम रह गया तुम्हारा। आप भी एक सेकंड के.के. शर्मा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, ये बड़े मुद्दे हैं और ये बार बार दिख रहा है कि बीजेपी से ये सवाल पूछे जा रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी, अगर आप ये कहते हैं कि हमने इतना विकास किया और उसके लिए आप चाहते हैं कि आपकी वाहवाही हो, आपके कंधे को थपथपाया जाए, तो सर ये जो नाकामियां उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा और उस पर भी जवाबदेही आपकी ही होगी क्योंकि सरकार आपकी है। मैं जवाब देता हूँ। अभी आप तो कह दो जवाब सुनिए। अर्पिता जी, बिल्कुल सही आपने कहा। हम ये कह रहे हैं कि महंगाई भी, बेरोजगारी भी, इसमें यदि है तो जनता को विश्वास किस पर है, कौन इसका और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आप सभी को रोक रही हूं। कुछ लोग भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान, लंदन में राहुल के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी का ये निशाना, इशारों में राहुल गांधी के उस बयान पर निशाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधते हुए नजर आ रहे हैं।